तो क्लास तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो है फाइनेंशियल डिसीजन एंड उसका एक सब पार्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। तो आप कभी भी फाइनेंशियल एंड फाइनेंसिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनेंशियल अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है एंड फाइनेंसिंग जस्ट उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक, और फाइनेंशियल डिसीजन को रेस इसका मतलब क्या होता है, इसका मेनली मतलब ये होता है कि आप किस सोर्स से पैसा रेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेज, किस सोर्स से पैसा रेज हो रहा है। अब इसके दो मेन होते हैं कि आप दो तरीके से आप पैसा रेज कर सकते हो, या तो आप इक्विटी के थ्रू रेज कर सकते हो या तो फिर आप डेब्ट के थ्रू रेज कर सकते हो। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, बोरोड और डेब्ट मतलब बोरोड डिबेंचर, जैसे कि बोरोड हो गया या फिर जैसे डिबेंचर हो गया, बैंक हो गया, बैंक लोन हो गया। ओनर्स फंड में क्या आता है, शेयर्स, जैसे हमने शेयर्स इशू किए, रिटेन अर्निंग जो है वो सब। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन का समझते हैं। डिसीजिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। मेनली सोर्स ऑफ फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। द डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मतलब डिसीजन ऐसा बनाना है कि आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए कितना फाइनेंस आप जुड़ा पा रहे हो, आप रेज कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। अब आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। वैसे तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, बट फिलहाल आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन पे पढ़ने। अब देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन का एक और मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक प्रमोटर है, ठीक है, उस प्रमोटर के पास आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं बट उसके पास फंड्स नहीं है, उसके पास कैपिटल नहीं है कि वो उस आइडिया को क्या बोलते हैं यूज़ में लाए, उस आइडिया को उस आइडिया से अपना बिजनेस ग्रो करे। तो वो प्रमोटर जाता है शेयर, या तो वो जाएगा इक्विटी के पास, मतलब ओनर्स के पास जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास, या तो वो जाएगा बैंक के पास। एंड वो अपने आप को बताएगा कि मेरे पास ये आइडिया है, मुझे ये बिजनेस खोलना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, उसके लिए मुझे फंड्स चाहिए। तो फिर इक्विटी शेयर्स हुए या फिर क्या बोलते हैं बैंक हुआ, डिवेंचर हुआ, ये लोग फिर उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब कि प्रमोटर है और ये सब। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन में, जिसका हमारा पहला पॉइंट क्या है, कॉस्ट। ठीक, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्स आर डिफरेंट एंड फाइनेंस मैनेजर्स ऑलवेज प्रिफर द सोर्स विथ मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए एक पर्सन है, वो पर्सन गया, क्या बोलते हैं, तो उसने दो उसके पास ऑप्शन थे, या तो वो शेयर होल्डर से पैसा ले सकता है या तो वो डिवेंचर से पैसा। अब देखिए, अगर आपने बैंक से पैसा लिया हुआ है तो आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक को पे करना है। ठीक है, उस एक इंटरेस्ट आपको पे करना है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, और फिर जो अपने समझ लिया, मान लीजिए आपने 100 रुपये लिया हुआ है बैंक से और उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो 10% तो आपको हर महीने पे करना ही है, साथ में ये 100 रुपये भी आपको कभी ना कभी पे करना ही करना है। तो ये हो गया आपका बोरोड फंड्स का। एंड ओनर्स फंड में अपने शेयर होल्डर्स को अपॉइंट किया है, तो शेयर होल्डर को भी आपको एक अमाउंट देना होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है जितना आपको देना होता है जब आपका प्रॉफिट होता है उस समय। तो जो भी सोर्स जो सबसे मिनिमम कॉस्ट में होगा, आपको वो वाला फाइनेंस चूज़ करना होगा, वो वाला आपको कॉस्ट देख के चूज़ करना होगा कि किसमें कॉस्ट कम लग रहा है, ओनर्स फंड में कम लग रहा है या फिर बोरोड फंड में कम लग रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट हो गया। अब आते हैं रिस्क पे। रिस्क का क्या मतलब होता है, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड्स एज कम्पेयर टू ओनर्स फंड सिक्योरिटी। अब आपको रिस्क भी मैनेज करना है कि किसमें कम रिस्क है एंड किसमें ज़्यादा रिस्क है। अब इस पर क्या लिखा हुआ है कि जो आपका बोरोड फंड्स होता है उसमें ज़्यादा रिस्क है। रिस्क क्यों है, क्योंकि आपको वो सर्टेन अमाउंट हर महीने आपको पे करना ही करना है, आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो। तो आपको वो सर्टेन अमाउंट तो पे करना है। अगर 10% इंटरेस्ट आपको लेना है तो वो 10% हमेशा देना ही देना है उसको, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। और अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, आपके पास बिल्कुल कैश नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, आपके एसेट्स को बेच देगा। जो आपके बिजनेस में जो एसेट्स हैं, जैसे कि आपका बिल्डिंग, आपका मशीनरी, जो भी रहेगा वो उसको बेच के अपने पैसे को रिकवर कर लेगा। बट शेयर होल्डर्स के ओनर्स फंड के साथ क्या होता है कि अगर आपके पास अभी प्रॉफिट नहीं है तो आप उनको 2 महीने बाद भी दे सकते हो प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होता है। तो जिसमें रिस्क कम होता है आपको वही चूज़ करना चाहिए, जैसे कि ओनर फंड में अभी कम रिस्क है। कैश फ्लो पोजीशन समझते हैं।
With a smooth and steady cash flow, companies can easily afford borrowed fund securities, but when companies have shortage of cash flow, then they must go for owners fund securities only. देखिए इसमें क्या लिखा है कि अगर आपका कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, उसका क्या बोलते हैं कैश फ्लो बहुत अच्छा है, तो आप बॉरोड फंड के थ्रू जा सकते हैं कि मतलब हाँ आपके पास इतना प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसमें इतना उनको मतलब बैंक को दे सकते हो आप, ठीक है। बट अगर आपके पास शॉर्टेज चल रहा है, आपका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, आप अभी लॉस में ही चल रहे हो, या बहुत कम कैश फ्लो है आपके पास डेली बिजनेस को मीट करने के लिए, तो आपको ओनर्स फंड के थ्रू जाना चाहिए, ओके। ताकि ओनर्स फंड में आपको कम वो रिस्क रहता है, कम कॉस्ट है, इसलिए आपको ओनर्स फंड को ही चूज़ करना चाहिए। अब आते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन पे। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वॉन्ट टू रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, देन दे प्रेफर बोरोड फंड्स सिक्योरिटीज टू रेज फर्दर फंड। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में हैं, ओके। अब तीनों शेयर होल्डर से आप शेयर इशू किया आपने और वो शेयर होल्डर से लिया था। अब आपको बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे और फाइनेंस की नीड है, तो आपने सोचा चलो ठीक है कुछ और शेयर्स इशू करके 4 लोग को और बना लेते हैं शेयर होल्डर। बट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहेंगे तो उनके शेयर्स तो उसमें और डिवाइड हो गए ना। जहाँ 4 लोग पा रहे थे वहाँ पे 7 लोग पाएंगे, तो शेयर होल्डर्स नहीं चाहते हैं अगर कि मतलब और शेयर होल्डर्स बचे मतलब बढ़े, तो आपको क्या करना होगा, आपको बोरोड फंड का सहारा लेना होगा, आपको बैंक से लोन लेना होगा, आपको कहीं और से उधार से पैसा लेना होगा। तो ये सब ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब यही होता है कि अगर शेयर होल्डर कंपनी रिटेन करना चाहते हैं आप कंट्रोल को, कंप्लीट कंट्रोल बिजनेस का, तो फिर आपको बोरोड फंड के थ्रू जाना पड़ेगा। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, मतलब जितना हायर फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, ठीक है, उतना लेस चांस होगा वो क्या बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए, ताकि मतलब वो उसको चूज करे। It refers to the cost involved in the issue of securities such as brokers, commission, underwriter fees, expense और the prospectus। मतलब जब आप किसी से बोरोड मतलब किसी से आप पैसा ले रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, या फिर आपकी जो ब्रोकर्स है उसका फीस आपको देना है, अंडरराइटर का फीस देना है, और जो एक्सपेंसेस है उसको पे करना है। तो फर्म क्या प्रेफर करती है, जो भी जिसमें लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट आता है आपको उसको चूज़ करना होगा, ताकि आपका अगर आपका समझ लीजिए आपने क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टस बनवाया, कमीशन दी ब्रोकर की, अंडरराइटर की फी दी, एक्सपेंसेस मीट किए, अगर आपका उसी में आधा पैसा चला गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फिर उसमें आधा पैसा चला गया। अब जब वो लोगे आप जो भी आप लोन लोगे उसमें से आपने आधा तो इसी में लगा दिया ना। तो आपको ऐसा चूज करना है जिसमें लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट हो, जिसमें कम से कम फ्लोटेशन कॉस्ट लगे, ताकि आपके पास ज़्यादा पैसा रहे, ज़्यादा फंड आपको रेज हो सके, ठीक है। हमारा 6 पॉइंट है fixed operating cost. If a company is having high fixed operating cost, then they must prefer owner's fund, because due to high fixed operational cost, the company may not be able to pay interest on debt securities. देखिए 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब होता है कि हाँ ये कॉस्ट तो लगना ही लगना है, जैसे कि आपका बिल्डिंग का कॉस्ट हो गया, बिल्डिंग अगर आपने रेंट पे ली है तो उसका कॉस्ट हो गया, मशीनरी अगर आपकी रेंट पे है तो उसका कॉस्ट हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ये सब अगर आपने रेंट पे लिया है तो उसका कॉस्ट आपको पे करना है, ठीक है। नो सॉरी, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब होता है कि जो आपको बिल्डिंग भरना है, रेंट वेंट देना है, ये सब तो वो करना ही है, ठीक है। इफ अ कंपनी इज हैविंग हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर एक कंपनी हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो उसे ओनर्स फंड को देखना चाहिए। अगर आपको ये सब पे करना है तो आप ओनर्स फंड को लीजिए कि अगर प्रॉफिट ना हो तो भी आपका ओनर्स मैनेज कर ले। बट अगर आपने फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट, द कंपनी मे नॉट बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डेब्ट सिक्योरिटीज। अगर डिबेंचर आपने लिया है और अगर आप पे नहीं कर पाते हो तो एज यूजुअल वो आपके एसेट्स को लेके बेच देंगे, एंड फिर आपको कुछ भी वो नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो अगर बस हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो आपको जाना चाहिए ओनर्स फंड के पास, एंड अगर आपके पास हाई फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट है अगर तो आपको नहीं जाना है कहाँ पर, डेब्ट सिक्योरिटीज के पास, ओके। अब आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये लास्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन का, ये लास्ट आपका क्या बोलते हैं सब पॉइंट है, ठीक। ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज़ ईजी टू सेल इक्विटी शेयर्स। बूम पीरियड मतलब क्या होता है, जब आप मतलब बहुत ही अच्छा पीरियड चल रहा है तो बहुत आसान होता है इक्विटी शेयर्स को सेल, बहुत आसान होता है। पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क मतलब तब उस समय जब आपका बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड चल रहा होता है, आपका कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बूम पीरियड पे है, तो आपके इक्विटी शेयर्स को लेना बहुत ईजी हो जाता है, लोग लेते हैं। पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, एक रिस्क लेने के लिए पीपल रेडी हो जाते हैं।
कि ठीक है, अगर ये अभी इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो मे बी इन आगे भी ये प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो इसीलिए वो आपके इक्विटी शेयर्स को ले लेते हैं। वेयर ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड, बट जब का पीरियड अच्छा नहीं चल रहा होता, आपका लॉस हो रहा होता है या फिर आप उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हो, तो देयर इज मोर डिमांड फॉर डेप्ट सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। तब डेप्ट सिक्योरिटीज़ की ज़्यादा डिमांड हो जाती है कैपिटल मार्केट में। तो यही हमारा टॉपिक था फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हमने कवर कर लिया व्हाट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये हमारे 2 पॉइंट कवर हो गए, मतलब हमारा एक टॉपिक जो और था बोर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिविडेंड डिसीजन को कवर करेंगे और उसके आगे फिर आगे फर्दर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू गाइज।